अ, इस कार्यशाला के अंतिम सत्र में आप सबका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट मैप सॉफ्टवेयर फॉर क्लासरूम असेसमेंट। जैसे कि आपको पता है कि ये टॉपिक हमने लिया है BESL 122 एप्लीकेशन ऑफ ICT सेकेंड EPC से, और ये टॉपिक डिस्कस किया गया है यूनिट 2, दैट मीन्स यूज़ ऑफ ICT फॉर इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। आप सबने ये मटेरियल तो पढ़ा होगा। इस सत्र में हम ना केवल एक्टिविटी बट उससे रिलेटेड कंटेंट भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है, मैं भारती डोगरा फ्रॉम स्कूल ऑफ एजुकेशन और मैं इस EPC कोर्स को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। चलिए अब हम इस सत्र में बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है और हम उसे किस तरह से क्लासरूम असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट मैप को क्लासरूम असेसमेंट के लिए मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इस पर्टिकुलर सत्र में बात करेंगे कि किस तरह से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको फिर क्लासरूम असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस सत्र में हम फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट मैप, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्सेप्ट मैप्स, हाउ टू यूज़ कॉन्सेप्ट मैप्स फॉर असेसमेंट पर्पस, देन use of web-based software for assessment, and then the workshop activity. Now this web-based software you will be using for the assessment purpose in the case of the workshop activity, so we will be discussing it. सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है। कॉन्सेप्ट मैप रिलेशनशिप शो करता है अमंग दी कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट मैप technique, this was developed by the Professor Joseph D. Novak at Cornell University in 1960s। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट मैप की हेल्प से बहुत सारा मटेरियल विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इससे हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में टोटल जो एक होलिस्टिक पिक्चर निकल के आती है। जब आप कॉन्सेप्ट मैप यूज़ करते हैं, दैट मीन्स you are representing linkages between the concepts. And what is a concept? Concept can be defined as perceived regularities or relationship within a group of objects or events and are designed by some sign or symbol. हम जैसे बात करते हैं कि chair is a concept. So whether we have a wooden chair or we have an iron chair or chair made of some other material, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ रेगुलरिटीज़ नज़र आती हैं कि वी यूज़ अ चेयर फॉर सिटिंग। सो सिमिलरली जब हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें हमें कुछ रेगुलरिटीज़ नज़र आती हैं, एंड उन रेगुलरिटीज़ के बेसिस पे वो सारे ऑब्जेक्ट्स हम एक कॉन्सेप्ट के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अगर मुझे कॉन्सेप्ट मैप बनाना हो तो मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए हम एक टॉपिक चूज़ करते हैं। अब ये टॉपिक आप चाहें तो किसी टेक्स्ट से ले सकते हैं, किसी लेक्चर से ले सकते हैं, किसी नोट से ले सकते हैं, पैराग्राफ से या लेबॉर्ट्री मटेरियल से भी चूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो टास्क है हमारा, पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए एक टॉपिक चूज़ करना है। एक बार मैंने अगर कोई टॉपिक चूज़ कर लिया, उसके बाद मैं चूजिंग एंड अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं उस टॉपिक में जो भी कंटेंट है उसमें मैं सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करती हूँ। उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके निकल के आ रहे हैं कंटेंट में, उनको मुझे रैंकिंग करनी होगी। रैंकिंग इन द सेंस कि एक हायरार्की बनाना है। उस हायरार्की में जो सबसे टॉप पे हम रखेंगे वो ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो जनरल है, which is very inclusive kind, general and inclusive, and बाकी जितने specific concepts हैं और जो कि very concrete concepts हैं, उनको हम hierarchy में general concept के बाद में रखेंगे। तो इस तरह से हमने अपने मटेरियल में से जो भी हमने मटेरियल लिया है, टेक्स्ट लिया है या लेक्चर लिया है, पहले हमने उसमें से
कीवर्ड्स के बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स को चूज़ कर लिया, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, तो हमने उनको कॉन्सेप्ट्स को चूज़ किया। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट्स को एक हायरार्की की फॉर्म में अरेंज किया, जिसमें कि जनरल कॉन्सेप्ट्स आपके टॉप पे आएंगे, जनरल हैं एंड वेरी इंक्लूसिव हैं, और जितने आपके स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं दे विल बी प्लेस्ड बिलो यू नो दे हैव टू बी प्लेस्ड बिलो द जनरल कॉन्सेप्ट। वंस आई हैव डन द रैंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, तो मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स जिनकी सेम रेलेवेंस है, जिनकी सेम वैल्यू है, मान लीजिए 2 या 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी सेम वैल्यू है, जिनकी सेम रेलेवेंस है, उनको मुझे सिमिलर लेवल पे रख के चलना है। हॉरिजॉन्टली आई विल प्लेस देम एट द सेम लेवल बिकॉज देयर रेलेवेंस इज सेम एंड देयर वैल्यू इज सेम। तो मैं उनको हायरार्किकली ऊपर नीचे प्लेस नहीं कर सकती। आई हैव टू कीप देम एट द सेम लेवल बिकॉज द रेलेवेंस इज सेम, द वैल्यू इज सेम। सो दिस इज अनदर स्टेप। वंस आई हैव डिसाइडेड द हायरार्की, उस हायरार्की में ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट मैं ऊपर नीचे न रख के उनको साथ में रखना चाहूँ बिकॉज उनकी वैल्यू, उनकी रेलेवेंस सेम है। सो आई हैव डिसाइडेड दैट ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिमिलर लेवल पे रहेंगे, इनकी रेलेवेंस सेम है। इसके बाद किस तरह से मुझे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना है, बिकॉज आपको जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेरा एक जनरल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, उसके नीचे आई हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो हायरार्की में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नीचे आएंगे, लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की जो रेलेवेंस है, जो वैल्यू है वो सेम है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स को मैं सेम लेवल पे रख के चलूँगी, सेम हायरार्की के लेवल पे रख के चलूँगी। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डिसाइड। Then what is the relationship between the living organisms and plants and animals? So I have to decide that the living organisms can be divided into 2 types, plants and animals. So I have to first see the hierarchy, then the concept which can be kept at the same level and their interrelatedness. Then linking related concepts with lines and labeling each line in prepositional form. We know that concepts are to be linked. जो भी related concepts हैं उसको हम एक line से link करेंगे, और वहाँ पे we will be labeling them also. We will be using the linking words. So when the two concepts are they are connected with a line and there is a labeling word also, this forms a preposition. Here, I would like to support that how the concept maps are useful for learning. So here I would like to support it with the Ausubel's theory of meaningful learning. Because according to Ausubel's theory of meaningful learning, the important factor, the single important factor is the prior knowledge of the learner, what the learner already knows. So whatever is known to the learner, that is to be linked with what next or what new learning to take place. So how we can link the prior knowledge of the learner with the new concepts? This is very, very important. And if we can link both, this helps in meaningful learning. Now there are different types of concept maps, and in this session, इस सत्र में हम 3 तरह के concept maps की बात करेंगे। पहला हम जो concept map है hierarchy, which I was just now mentioning. Then the concept map can be in the spiral form, it can be in the linear format. आ रही हैं, एंड जो सब टॉपिक्स हैं, दो सब टॉपिक्स कैन बी रिटन इन दिस branches. So main idea comes in the center and the subtopics or the parts of that, they can be written in the branches. So this is a spider concept map. Then there are hierarchy concept maps. Now hierarchy concept maps की आप इसमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नज़र आ रहा है,
Now, how the concepts are placed in the descending order? They are placed in the descending order in the case of if there is a general concept or the inclusive concept on the top. So, this is the most important. Then we have the first level, where then second level, then third level. So, how are we placing the concepts in the descending order of merit? The concepts are placed. Then there is a flow chart concept map. So, here the concepts are placed in a linear format. Uses of concept maps. So, we find that the concepts, concept maps can easily be used for very difficult concepts. Then when we have, a list of concepts with us and we make a concept map, so we get an idea that in this content, these are the concepts, these are the sub-concepts. So then the teacher can decide that which concepts or sub-concepts are important and which are worth learning. Then concept maps, they also help a teacher in better planning and instruction. As the designing of the websites, use of hypermedia is concerned, so designing the complex structures like long texts, hypermedia, large websites, here the concept maps, they help a lot. So wherever we have the complex ideas and they are to be communicated to the learners, these can be communicated to the learners with clarity. Then linking the old learning, the prior knowledge, with the new learning. They can be used, suppose I have to teach a topic, and before teaching a topic I want to get an idea that what is their prior knowledge related to this topic. So I can tell them to make a concept map on that topic. I will get an idea that this is their prior knowledge. Then this can be used for teaching. Concept maps can be used for teaching. Concept maps can be used for assessment. Concept maps can be used for remedial teaching, also remedial teaching as well as learning. Use of concept maps for assessment purpose. Like we have discussed just now that concept maps can be used for finding out the prior knowledge of the learners. It can be used for teaching, it can be used for assessment, it can be used for remedial learning. So here in this session, our focus is on use of concept maps for assessment purpose. Concept maps can be used for assessment purpose. It's a non-conventional method because in most of the conventional methods, the focus is on the pen-pencil test. Here we are using concept maps and not the pen-pencil test. After a learning task, once the teacher has taught a topic, how this can be done? The students can be given a task to make a concept map. So when we look at the concept maps of the learners, this gives us an idea what they have learned. And the primary basis of scoring scheme is Ausubel's cognitive learning theory, especially 3 ideas in it. Although I have discussed something related to these 3 ideas in this session, but let me just repeat it. Now, what are the 3 basic ideas for using concept maps for assessment? The first thing which I have already discussed, that we need to arrange the concepts hierarchically. That means the most general concepts or most inclusive concepts are to be placed at the top. And then from the top, as we are moving to the bottom, we find that we are moving from the general and inclusive concepts to more concrete and more specific concepts. Then concepts in cognitive structure, they undergo progressive differentiation. Now, let me explain what is progressive differentiation. Suppose as a teacher, I have to teach 3 topics, topic A, topic B and topic C. Now, what are the options I have? The first very simple option, which is adopted by most of the teachers, is to first teach topic A, then move to topic B and then move to topic C. This is one simple option. Second option, which I would like to discuss here and which is known as progressive differentiation,
is that I don't teach this topic separately. मैं टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी में कुछ बिगर आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करती हूँ, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करती हूँ जो कि कॉमन है तीनों टॉपिक्स में। तो मैंने कुछ बिगर आइडियाज़ को आइडेंटिफाई किया जो कि कॉमन है ए, बी एंड सी में। फर्स्ट आई टीच these bigger ideas, and these bigger ideas are highest in the hierarchy in all the three topics. तीनों टॉपिक्स में जो सबसे हाईएस्ट हायरार्की पे प्लेस किए जा सकते हैं कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स, उनको मैं पहले आइडेंटिफाई करती हूँ और उसके बाद मैं इन बिगर आइडियाज़ को पढ़ाती हूँ। एक बार मैंने जो भी बिगर आइडियाज़ आइडेंटिफाई किए थे तीनों टॉपिक्स में, उनको मैंने एक बार पढ़ा दिया। उनको पढ़ाने के बाद फिर मैं डिटेल्स पे आती हूँ, डिटेल्स रिलेटेड टू ए, बी एंड सी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज द प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, कि पहले मैंने जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉमन आइडियाज़ हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, which are common to the three topics and which are highest in their hierarchy, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको पढ़ाया। और उसके बाद मैं आती हूँ जो भी डिफरेंसेस हैं तीनों टॉपिक्स के बीच में, यानी कि कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके, कॉमन प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करके, बिगर आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करके मैं मूव करती हूँ जो कि differences हैं तीनों टॉपिक्स में. So then I discuss the details related to each topic. So this strategy is known as here it is known as progressive differentiation. Now integrative reconciliation की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब भी कुछ भी आपको नई लर्निंग होती है या कोई भी न्यू टॉपिक या कोई न्यू मटेरियल व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड टू अ लर्नर, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो न्यू लर्निंग है या न्यू मटेरियल है, दैट विल बी लिंक्ड टू द प्रायर नॉलेज, दैट विल बी लिंक्ड टू द नॉलेज विच इज़ ऑलरेडी देयर, एंड वो किसी ना किसी जनरल कैटेगरी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जो भी न्यू लर्निंग है, न्यू मटेरियल है, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं. लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मान लीजिए कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू लर्निंग या न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ओल्ड प्रायर नॉलेज के साथ लिंक हो जाएगी एंड इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. लेकिन अगर आपने जो पहले सीखा वो अगर एक्यूरेट नहीं है, समथिंग विच यू हैव लर्न इज़ नॉट करेक्ट, तो पुरानी वाली जो आपकी नॉलेज है उसके साथ लिंकेज इज़ नॉट पॉसिबल एंड दिस कैन नॉट फिट द न्यू लर्निंग, द न्यू कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट fit itself into the already existing knowledge. तो इस केस में क्या है that incorporation is not possible. So what we require the restructuring of knowledge. So the restructuring of knowledge comes under the integrative reconciliation. So after discussing these 3 points, let me move to the concept map software for assessment purpose. Concept map can be used for assessment, this we have discussed. Now the software, what are the different types of software options available, how can they be downloaded and installed, and how the concept maps can be prepared, then what are the criteria on the basis of which the assessment can be done. So let's focus on that. Okay. For concept map software, here I would like to give you 2 options. One is CMap, second is FreeMind. Now in this particular slide, इस slide में जो मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ वो है CMap. तो हम वेबसाइट पे जा रहे हैं cmap.ihmc.us. हम इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको एक YouTube लिंक प्रोवाइड किया है ऑन कॉन्सेप्ट मैप सॉफ्टवेयर फॉर असेसमेंट. ये एक वीडियो है जो कि SOE फैकल्टी ने प्रिपेयर किया है. आप इसको देख सकते हैं और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आपको सॉफ्टवेयर को, CMap सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और फिर कॉन्सेप्ट मैप की
प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है। हम सी मैप वेबसाइट पे गए थे, अभी आपने पिछले से पिछली स्लाइड में देखा कि हमने सी मैप वेबसाइट विज़िट किया, उसको फिर हमने डाउनलोड किया एंड इंस्टॉल किया। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे एंड यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल। वंस द सी मैप सॉफ्टवेयर इज़ डाउनलोडेड and installed, then go to file and click new CMap. Once you click new CMap, then you will have the option of preparing a new CMap, concept map. So once I have clicked, we have seen it in the previous slide that once we click the file, then this space opens up, and once this space opens up, then double click this space and start preparing your concept map. So once that space opened up and I double click that space, now I can make a concept map which I was discussing with you, the living organisms we have at the topmost, and it's the general and inclusive concept. Then I can see two more concepts which are at a lower level but at the same level. Both plants and animals, they are at the same level, lower to living organisms, but because of their relevance and value, they are placed horizontally at the same level. So we can see the linking words, we can see a preposition, we can see in this slide we can see one general inclusive concept, two specific concrete concepts and prepositions. So this can be seen in the slide. Let's move to the next one. So further the levels are added in this slide. Now in the slide you can see, using the same CMap software, we have developed this concept map in which we have 5 level 1 plants and animals, level 2 we have water, level 3 we have molecules, level 4 we have motion and states, and level 5 we have on the motion increased by heat, and there can be 3 states: solid, gas, liquid. What is missing? We don't have examples. We could have given the examples of solid state, liquid state, gaseous state. This could have been done. Then you can see one cross link between motion and states. This is a cross link. So motion determines the state of matter. This is a cross link. So then we have how many levels? We have 5 levels. Then we have one cross link. We have prepositions. Examples are missing. Now what is the scoring criteria for concept map? If I have to use a scoring criteria for concept map here, I can use a how can I score? First criteria is the prepositions. Is the meaningful relationship between the two concepts indicated by the meaningful relationship between two concepts indicated by the connecting line and linking words? Is the relationship valid? For each meaningful valid preposition, we can give score of 1. Then there is a hierarchy. Does the map show hierarchy? Is each subordinate concept more specific and less general than the concept drawn above? In the context of the material being mapped. So a score of 5 points for each valid level of the hierarchy needs to be given. Now the concept map which we have seen, prepared with the CMap, there we have seen 5 levels. So if a score of 5 points need to be given for each level, and there are 5 levels, so this becomes 5 into 5, that is 25, and for every preposition a score of 1. Then cross link. I showed you in the concept map one cross link. Does the map show meaningful connections between one segment of the concept hierarchy and another segment? Is the relationship shown significant and valid? Score 10 points for each cross link, that is both valid and significant.
and 2 points for each crosslink that is valid but does not illustrate a synthesis between sets of related concepts or propositions. So, if it is valid and significant, then a score of 10. Examples, I told you that in the concept map there were no examples. We could have included the examples also. So, specific events or objects that are valid instances of those designated by the concept label can be scored 1 point each. These are not circle because they are not concepts. So, this concept map we were talking about, there are 5 levels, 1 cross link and prepositions. So, based on the criteria which we have discussed, we can give score. Relationships if valid, if there are 12 relationships, 12, score of 12. Hierarchy 5 levels, 5 into 5 is 25, cross link 1, 10. Examples if valid, nil. So, total points can be given. Now, another thing which I want to discuss, that in the material you will find that the concept maps can also be assessed on the basis of the rubric, and some examples of rubrics are given in the material. Why am I discussing this? Because in the workshop activity you will be including a rubric for the assessment of your concept map. Now, let us discuss the activity on use of concept map software for classroom assessment. What are the objectives of the workshop activity? Select a concept taught in the class. You have to first select a concept from your discipline. Then select an appropriate software or web-based tool. It could be a CMap or FreeMind for preparing a concept map. After selecting great concept maps, select an appropriate software. You have to download it, you have to install it, and then you have to prepare a concept map. Once you have made a concept map, grade the concept maps by using and providing a set of criteria within a rubric. Now, read the unit 2 of block 1 of the course BESL 122 application of ICT. Workshop activity is install and use a web-based tool for making a concept map, then grade it with the help of a set of criteria within a rubric. Example is given on page 28 of BESL 122. Now, what is the post-workshop activity? Construction of the concept maps, use of hierarchy and prepositions which I discussed with you, grading of the concept map, understanding of the concept represented through the concept map. Now, dear learners, in this session, what all we have discussed? We have discussed what are concept maps. Then, Ausubel's meaningful theory, which supports the meaningful learning through the concept maps. Then we have discussed different types of concept maps. Then we have discussed that how we can prepare a concept map and grade it. Then we have discussed the downloading of a software, web-based software, for downloading and installing a web-based software for preparation of a concept map. And then either this can be done on the basis of the criteria which we have discussed in the session, or this can also be done with the help of a rubric. Now, examples of rubrics are given in your material in unit 2, and in the workshop activity you have to download and install a web-based software. You can take either a CMap or FreeMind, prepare a concept map and then grade this concept map with the help of the rubric. Now, what are rubrics? How to prepare the rubrics? You will get an idea once you go through the unit 2 in BESL 122 application of ICT. Thank you very much. That's all about this session. Thanks a lot.